पहले बेसिकली व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, तो हम लोगों ने ये देखा था कि सल्फाइड वाले टेस्ट की जब हम लोग बात कर रहे थे, देन वी टॉक्ड अबाउट कि SO3 2- हुआ करता था। SO3 2- को जैसे BaCl2 के साथ में ट्रीट किया था, BaSO3 बन गया था। फिर BaSO3 इसके बाद में, हाँ, BaSO3 को बेसिकली फिर जैसे वन सेगमेंट वॉस की ब्रोमीन वाटर के साथ में ट्रीट किया था। तो जैसे ये वाला जो पार्ट है Br2/H2O, दिस पार्ट इज कॉमनली नोन एज ब्रोमीन वाटर। तो ये जो ब्रोमीन वाटर वाला पार्ट है, मतलब जैसे ये ब्रोमीन वाटर होता है, इसी तरीके से व्हाई कांट वी टेक फ्लोरीन वाटर और क्लोरीन वाटर और आयोडीन वाटर? फ्लोरीन वाटर आई थिंक हाईली रिएक्टिव होगा। F2/H2O, हाँ सही बात है, ये तो वायलेंट रिएक्शन हो जाएगी इसमें, दिस विल बी वायलेंट रिएक्शन। और I2H2O मेरे ख्याल में बहुत उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं होगी। हाँ, ये तो पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इज ऑब्वियसली अ वेरी पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्लोरीन वाटर, क्लोरीन पता नहीं। हाँ तो क्लोरीन वाटर ले सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन ऑलवेज टेक इट, इसके अंदर कोई इशू नहीं है, वी कैन आइडियली टेक क्लोरीन वाटर। हाँ, अब इसके बाद में देन वी वर डिस्कसिंग, अच्छा अब अच्छा अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मान लीजिए हमसे डिस्कस किया जाए कि SO3 2- और वर्सेस HSO3-, अब इनका डिस्टिंक्शन टेस्ट क्या होगा, इन दोनों के बीच में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? इन दोनों के केस में डिस्टिंग्विश करने के लिए बेसिकली आप H2O2 से रिएक्शन करवाइए इनकी, हाइड्रोजन परऑक्साइड से। जब हाइड्रोजन परऑक्साइड से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो बेसिकली यहाँ पे SO3 2- के केस में मतलब ऑक्सीडाइज तो होंगे ही, बट यहाँ पे बनेगा SO4 2- और प्लस H2O। और ये जो HSO3- वाला पार्ट है, इसके केस में ये तो बनेगा ही एज इट इज, SO4 2- प्लस H2O, साथ में H+ भी बनेगा, एक और H+ एक्स्ट्रा बचेगा ना, डेफिनेटली एक और H+ बनना ही है वहां पे। तो यहाँ पे बेसिकली एसिडिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके बाद में वही pH पेपर टेस्ट ले सकते हैं, लेफ्ट साइड वाला न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा और ये राइट साइड वाला एसिडिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। अच्छा, इसके बाद में देन हमारे पास में नेक्स्ट कौन सा है अभी? नेक्स्ट इज दिस एसीटेट। एक मिनट रुको, मुझे देखने दो। एसीटेट को मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो ठीक है, डील कर सकते हैं एसीटेट, बट एक मिनट रुको, एक चीज मुझे जरा डाउट करने दो। ठीक है, वो एक और जो था वो भी ओपन कर लेते हैं ना साथ में। यार सल्फाइड आयन कहाँ चला गया, ये नहीं दिखाई दे रहा है। सल्फाइड आयन इसमें नहीं है और 3 वाले में भी नहीं है।
अच्छा 3 वाले में है सल्फाइड आयन ऊपर है, ओके ओके ओके, ठीक है फिर ठीक है, ठीक है चलो। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये S2O3 2 नेगेटिव वाला। तो S2O3 2 नेगेटिव वाले केस में क्या बनने वाला है, डाइल्यूट एसिड डाला। अच्छा पहले तो ये देखो कि ये कैसे बना, SO2 और सल्फर की टर्बिडिटी कैसे आई। बेसिकली इसके अंदर ऐसा होता है कि ये जो SO3 2- वाला पार्ट है, SO3 2- में ऐसा होगा, SO3 2- के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं बेसिकली, व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर, एनी आइडिया? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं इसके अंदर? S2O3 2 नेगेटिव। हाँ अच्छा, दीपावली वेकेशंस का आप लोग पूछ रहे थे ना, दीपावली वेकेशन में ये सॉल्ट एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब 6-7 दिन की है दीपावली वेकेशंस, तो इनफ टाइम भी है, उसमें कर लेंगे ये सॉल्ट एनालिसिस। अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी वैसे भी। हाँ तो ये कर लेंगे। देखो S2O3 2 नेगेटिव के अंदर बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी अपने आप में डिस्टिंक्ट होते हैं। S2O3 बनता कैसे है, पहले तो इसका जो ओरिजिन है ना वो इस तरीके का है कि आप H2SO4 लो, इसमें से आप एक ऑक्सीजन का रिमूवल कर दो और एक सल्फर ऐड कर दो, तब H2S2O3 फॉर्म होता है। तो व्हेन यू डू दिस तो H2SO4 के पास में ना दो तरह के ऑक्सीजन होते हैं। H2SO4 इज एक्चुअली SOH होल ट्वाइस, और यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो बेसिकली जब आप यहाँ पे भी रिमूवल करना स्टार्ट करोगे ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब जैसे ये कैटेगरी 1 मान लो ऑक्सीजन की, ये कैटेगरी 2 मान लो, तो अब जो रिमूवल करना है ना वो कैटेगरी 1 का ही रिमूवल होगा, कैटेगरी 2 का रिमूवल नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिसिटी यहाँ पे भी 2 होती है H2SO4 की भी, और H2S2O3 की भी 2 होती है। तो इफेक्टिवली H2S2O3 का जो स्ट्रक्चर बनेगा, द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि SOH होल ट्वाइस, ये तो एज इट इज फिक्स्ड ही रहेगा, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। इधर आएगा जो भी आएगा, डबल बॉन्ड S और डबल बॉन्ड O, दिस विल बी द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ H2S2O3। अब इसको थोड़ा राइट स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं। अब अगर दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ H2S2O3 ना, तो देखो इसके अंदर बड़ी काम की चीज ये हो जाएगी फिर कि जो H2SO4 भी है, H2SO4 के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक न्यू स्ट्रक्चर और एक ओल्ड स्ट्रक्चर। तो यही वाला पूरा का पूरा मैं ले लेता हूँ। चलो ये अगर मैंने सेगमेंट एज इट इज यहाँ पे लिया, तो ये तो चलो हमारा हो गया। जस्ट अ मोमेंट, हाँ ये बेसिकली मैं कहूंगा कि न्यू स्ट्रक्चर्स हैं, और ये वाले ओल्ड स्ट्रक्चर हैं। उसके अंदर बेसिकली वो डिफरेंस ये है कि आप एक काम करो, आप सीधे सीधे यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो। बना सकते हैं ना, डबल बॉन्ड के बजाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, अज्यूमिंग कि बेसिकली एक्साइटेशन हुआ ही नहीं है, ग्राउंड स्टेट में ही है इलेक्ट्रॉन्स, ये तो किया जा सकता है ना। अगेन तो बेसिक ये ओल्ड स्ट्रक्चर हुआ करते थे, वो ये वाला न्यू स्ट्रक्चर इस वजह से है क्योंकि अगर कहीं पे एक्साइटेशन पॉसिबल है विद इन द सेम प्रिंसिपल शेल, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आइडियली नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सेम प्रिंसिपल शेल में एक्साइटेशन का रूल ही यही होता है ना कि सेम प्रिंसिपल शेल के अंदर जब एक्साइटेशन होता है तो बहुत थोड़ी सी एनर्जी एक्साइटेशन में अब्सॉर्ब होती है और लार्ज एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है, बाद में डबल बॉन्ड बनेगा और 2 बॉन्ड्स बनेंगे, तो उसमें एनर्जी रिलीज भी तो होगी ना, राइट? ओके, तो अब इसके अंदर बेसिकली ये अपना, अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखना स्टार्ट करो।
अब अगर यार ध्यान से ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे ना, ग्रीन कलर से लिख रहा हूं मैं, जो सेंट्रल सल्फर है उसी की बात कर रहा हूं मैं ऑब्वियसली। सेंट्रल सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आती है +4,0 और यहाँ पे आ जाती है +6,-2। ये समझ में आया? नहीं, सिंपल सी चीज है यार। देखो अपने पास में, रुको फिर पहले एक दूसरी स्टोरी समझाते हैं थोड़ी सी, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, इंडिपेंडेंटली समझा रहा हूँ, उससे समझ में आएगा। आपके पास में अगर ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद बी है, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? दो अलग अलग केसेस होते हैं इसके अंदर। केवल इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर रहा हूं, मतलब एक कंपाउंड था, उसमें से एक सिंगल यूनिट ले लिया है मैंने बॉन्ड का, मतलब समझ रहे हो टाइम ट्राइंग टू से, मतलब ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल नहीं लिया है मैंने, मॉलिक्यूल में से एक पर्टिकुलर बॉन्डेड वाला पार्ट कंसीडर कर लिया है। तो इसके अंदर ऐसा होता है कि देयर आर टू केसेस। पहला केस तो है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी, और दूसरा केस है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जब ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी से ज्यादा है ना, तो उस केस में, हाँ, उस केस में बेसिकली नो कंट्रीब्यूशन आएगा। और जब ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी से कम है, तो उस केस में ए का +2 होगा और बी के ऊपर -2 आएगा। सी, अगर आप पैरेलल में ध्यान से देखेंगे तो बात बड़ी सिंपल सी है। अगर मान लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, मान लो एक नॉर्मल सिंगल बॉन्ड होता, ऐसे एज्यूम करो, तो नॉर्मल सिंगल बॉन्ड के अंदर क्या होता है बेसिकली, इफ इट वुड हैव बीन अ नॉर्मल सिंगल बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मतलब मान लो अज्यूमिंग कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, अगर मान लो इस तरह की सिचुएशन होती है, तो हम क्या कहते हैं कि ए के ऊपर +1 आ जाएगा और बी की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी इस पर्टिकुलर बॉन्ड की वजह से, यही कहते हैं ना, राइट? अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर है, ये लेफ्ट साइड वाले केस को छोड़ो, राइट साइड वाले केस की बात करते हैं पहले। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है, ए के पास तो अपने इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ए के पास तो इलेक्ट्रॉन्स हुआ ही नहीं करते थे, हाँ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे राइट साइड वाले पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि ए के पास तो इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं ना इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इस कंप्लीट फेनोमेनन में ए के पास तो इलेक्ट्रॉन्स हुआ ही नहीं करते थे। अच्छा परिस्मिता, ये आदित्य को बोल देना यार, उसको अगर लेक्चर वगैरह देखना है ना मेरे वाले जो भी हैं, तो मेरे चैनल पे अपलोड करता जाता हूँ मैं, तो वो देख लेगा। हाँ हाँ, तो और हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे, अब ए के पास तो इलेक्ट्रॉन हुआ ही नहीं करते थे, जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, सॉरी वाइस वर्सा, बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ करते थे, जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो ए ही लेकर के आया था, डोनर ए है ना, मतलब जो डोनर है केवल वही लेकर के आता है ना। तो इफेक्टिवली हो क्या रहा है बेसिकली, इफेक्टिवली ये हो रहा है कि अगर बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो आप ऐसे मान लो इसको कि ये कहीं ना कहीं सेंटर मिड पॉइंट है। एरो के बीच में देखो ब्लैक कलर का डॉट लगाया है मैंने, राइट? अब ब्लू कलर से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं इस ब्लू कलर की लाइन पे होंगे। तो इफेक्टिवली वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली सामने वाले के पास जा रहे हैं ना, जो कि सामने वाले के पहले थे ही नहीं। तो ए के ऊपर 2 पॉजिटिव क्रिएट होगा, बी के ऊपर 2 नेगेटिव क्रिएट होगा। ये समझ में आई बात, राइट? तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से +2 -2 क्रिएट होता है इन दिस सिचुएशन। अब ये वाली जो सिचुएशन है बेसिकली, इसके अंदर तो सिंपल सी चीज है, कोई कंट्रीब्यूशन इस वजह से नहीं होगा क्योंकि ए की टेंडेंसी नहीं है बी को कुछ देने की। लेकिन जो पूरा बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिसमें टोटल एनर्जी रिलीज होने वाली है, उस वजह से बेसिकली केवल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो इसके सिचुएशन में अगर आप देखोगे ना, इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये इसी को मैं जरा नीचे बना रहा हूं, देखना ध्यान से। ये क्या चीज है यार, यहाँ पे ले लेते हैं बेसिकली।
अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मेरे ख्याल में कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, मैजेंटा कलर ले रहा हूँ, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेफ्ट साइड वाली सिचुएशन में, वो देखो मैजेंटा वाली लाइन पे होंगे ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स थे, ए वाली साइड में है, तो ऑब्वियसली नो कंट्रीब्यूशन अपने आप ही आएगा ना। क्लियर, राइट? अच्छा, तो मतलब इसका कॉमन एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखो, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3 -3 होगी ना, प्लस कहां से टपक पड़ा? अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -3 है किसमें? अमोनियम NH3 में, अमोनिया में ना, नहीं अमोनियम में, अमोनिया में -3 क्यों? क्योंकि तीन तो जो NH बॉन्ड्स है उसकी वजह से -3, और जो लोन पेयर H को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जाएगा तो उसमें नो कंट्रीब्यूशन वाला केस है। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन ना, सही बात है। हाँ, तो उसमें नो कंट्रीब्यूशन वाला केस है। हाँ, तो अब देखो, अब वापस नीचे आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे इस केस में, तो इस केस में आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ना, आप न्यू स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग अगर आप बनाओगे तो +4 0 आएगा ना, क्योंकि जो सेंट्रल सल्फर है उसको डबल बॉन्डेड सल्फर से तो कुछ नहीं मिलेगा, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और दो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन से टोटल +4 मिल जाएगा, राइट? बट एट द सेम टाइम ऊपर की साइड अगर देखोगे तो टोटल +4 तो खैर मिल ही रहा था ऑक्सीजन से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले ऑक्सीजन से +2 मिलेगा, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन से +1 मिलेगा, और वो वाला जो है उससे भी वो बेसिकली +2 गेन कर लेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, मतलब वही डोनर एक्सेप्टर वाला पार्ट आ गया ना यहाँ पे, तो टोटल +6 -2 आएगा ना आपकी बार। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एग्जैक्ट तो खैर सेम नहीं रहेगी ना, ऊपर वाले ओल्ड स्ट्रक्चर में भी जो दो सल्फर्स हैं, एक बार अगर वो सेंट्रल सल्फर इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम तो ऑब्वियसली नहीं रह जाती है, राइट? तो +6 -2 आ जाएगा वही डोनर एक्सेप्टर वाले हिसाब से, कि भाई ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद बी, +6 +2 -2 होता है, तो टोटल +2 उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब +2 दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मिला और दो सिंगल बॉन्ड से +1 मिला, तो टोटल हुआ +6 -2, राइट? क्लियर? तो बेसिकली इससे निकल करके आ रहा है कि जो S2O3 2- है उसके अंदर सल्फर की, ये दोनों राइट है, +6 -2 भी शो करता है सॉल्यूशन में। देखो वैसे तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली तो ये होती है कि वाटर के अंदर डाल दो किसी भी चीज को। अच्छा एक सेकंड, मुझे एक और चीज देखने दो, ये तो ठीक है। सर तो इसमें जो आपने ओल्ड स्ट्रक्चर में जो H2SO3 वाला स्ट्रक्चर बनाया है, हाँ, उसमें जो सेंट्रल एस है वो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, हाँ, तो एस थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, नहीं सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो जाएगा इस वाले से, नॉर्मल जो ऊपर वाला एस है, नॉर्मल जो ऊपर वाला एस है उससे थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो सल्फर के थे वो तो ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो वो और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मल एस से ज्यादा नहीं होगी। देखो ना स्क्रीन पे कुछ बन रहा है, देखा? लेकिन समझ नहीं आया। लोन पेयर्स की दुकान लगी हुई है सल्फर, सेंट्रल सल्फर के आसपास, तो
3 ऑक्सीजन है, तीनों के पास 2-2 लोन पेयर हैं, टोटल 6 लोन पेयर्स हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डिफाइंड फॉर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो तो एक चीज हो गई, वो तब बात करोगे आप जब इस सल्फर OH ग्रुप के बीच की बात कर रहे हो। तो वो तो हमने बोल दिया कि ये वाला जो बॉन्ड है इसकी वजह से यहाँ पे +1 जनरेट होता है और यहाँ पे -1 जनरेट होता है। फाइन, दिस स्टोरी इज अग्रीड एंड ओवर। लेकिन इसके बाद जो लोन पेयर्स की पूरी दुकान है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो यहीं पे है ना, इसके सराउंडिंग में, राइट? नहीं समझा। अरे पूरे के पूरे इतने सारे लोन पेयर्स है। ये वाली जो मैंने सिचुएशन बनाई है मैजेंटा कलर से जिसको मैं ले रहा हूँ, ये जो सिचुएशन मैंने बेसिकली यहाँ पे बनाई है, इस तरह की 6 सिचुएशंस हैं टोटल। एक मिनट, 6 भी क्यों है? और ज्यादा है। नहीं और ज्यादा है। जो ऑक्सीजन है बेसिकली, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 लोन पेयर्स हैं। नहीं, और हाँ ठीक है, राइट, 6 सिचुएशन, एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स है ना। हाँ तो टोटल मिला के, नहीं ये तो इनके पास में है, उसके पास तो 3 है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जो ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो तो 3 लोन पेयर्स लेकर के बैठा है ना, दोनों तो सल्फर है ना, राइट? तो इसका मतलब ऐसी 7 सिचुएशंस है। तो ऐसी 7 सिचुएशंस होने की वजह से सल्फर के आसपास तो इस टाइप की बहुत सारी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। अच्छा। राइट ना? तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इस वाले सल्फर से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं है और उसको देने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा वैसे ही एक्सेस है, राइट? ओके, नाउ अब हम लोग वही बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली एक्चुअल में ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे क्या होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एग्जैक्टली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो तो ये होती है कि आप एक कंपाउंड लो, वाटर में डाल दो, वाटर में जिस तरह के फाइनल आयंस प्रोड्यूस करेगा, जो एब्सोल्यूट चार्जेस होंगे, वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। यही तो होती है ना। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? आप कोई भी इसको लो, आप NaOH को ले लो, इसकी जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखना स्टार्ट करते हो, +1 -2 +1, या अगर मैं आपसे एज एन ओवरऑल OH का पूछ लेता हूं तो आप मुझे कहते हो -1, ये क्या चीज है? आपको ऐसा ही लगता कि ये चीज है कि इस पूरे कंपाउंड का वाटर में डालोगे तो Na+ बनेगा, इसलिए सोडियम के A+1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप यही तो कहते हो ना कि जिस साइड में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं उसको एब्सोल्यूट अगर मान लिया जाए तो जो चार्जेस क्रिएट होता है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एब्सोल्यूट कब होगा? जब पूरा सॉल्वेशन हो जाएगा किसी भी चीज का। अग्रीड? राइट? ओके। तो ये जो S2O3 2 नेगेटिव होता है ना, एक्चुअली इसको जब हमने वाटर में डाला ना, अभी जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि वो ऑक्सीजन्स के पास में बहुत सारे लोन पेयर्स हैं, वो मैं कहूंगा कि वो हमने बाद में एक्चुअली जस्टिफाई किया या एक्सप्लेन किया। हमें पता वहां से नहीं चला था, हमें पता तो यहाँ से चला था कि इसको जब हमने वाटर में डाला ना, तो यार कुछ टाइम पे तो हमने देखा कि देयर आर फ्यू मोमेंट्स जिस समय ये सल्फेट आयन और सल्फाइड आयन में कन्वर्ट होने लगा, और कुछ मोमेंट्स ऐसे आए जहां पे SO3 2- और सल्फर की टर्बिडिटी देना स्टार्ट कर दिया इसने। समझ में आई बात? एक सेकंड, हेलो, हाँ बोलो। हाँ तो तुम यार सुमन्ना में RS सर को कॉल कर लेना, क्योंकि मेरा तो भी 12 बजे तक लेक्चर चल रहा है, मैं 12 बजे करीब फ्री होऊंगा। नहीं, सुबह तो मैं अर्ली मॉर्निंग निकलूंगा तो रात को ही हो जाएगी। ठीक, ओके। हाँ, तो बेसिकली हमें जो पता चला ना, आई वाज टेलिंग यू कि हमें एक्चुअली पता कहाँ से चला कि ये पूरी की पूरी स्टोरी है। ये बेसिकली हमें पता तो यहाँ से चला, हमने जब उसको वाटर के अंदर डाल दिया ना, जैसे ही बेसिकली हम लोगों ने उसको वाटर में डाला तब हमें दिखाई दिया कि देयर वर सम सर्कमस्टांसेस जहां पे हमें
सल्फाइड आयन और सल्फेट मिला, और कुछ सर्कमस्टांसेस थे जहाँ पे सल्फाइड और सल्फर की टॉलरेबिलिटी मिलनी स्टार्ट हुई। देन वी स्टार्टेड सेइंग कि यार ये तो दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एक्चुअली। समझ आई बातचीत? तो बेसिकली अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मतलब ये वही सारी चीजें हैं, सॉल्ट एनालिसिस के बाद ब्लॉक्स की बहुत सारी चीजें आती जाएंगी। दीज आर ऑल रिलेटेड टू ब्लॉक। जब भी आप थायोसल्फेट पढ़ोगे तो ब्लॉक्स के अंदर यही सारी चीजें आती हैं। हाँ, तो अब अगर आप ध्यान से इफेक्टिवली देखोगे तो द थिंग इज, ये था अपना S2O3 2 नेगेटिव। तो S2O3 2 नेगेटिव में देखो, ये भी जो मैंने अभी बनाया था, इसमें यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये जो मैंने बनाया एक्चुअली क्या बनाया, दिस स्टेज शोज +6 -2 स्प्लिट इन +6 -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये है +4, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। एम आई राइट? समझ में आ गया होगा आप लोगों को, राइट? तो अब अगर आप यहाँ से देखोगे ना, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, S2O3 वो, अब इसने क्या किया है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, +4 और 0 का स्प्लिट दिया हुआ है, राइट ना? अग्रीड? ओके। तो मतलब इसने जो दिया वो +4 और 0 का स्प्लिट दे दिया, सल्फर की वाइट टर्बिडिटी आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद में अब फर्दर इसके कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत सारे मल्टीपल कंफर्मेटरी टेस्ट हैं और बड़े आसान से। यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया क्या? अच्छा, वो एक और एक्स्ट्रा एरो डिलीट हो गया बेसिकली, वो इसके आगे वाला एरो गायब हो गया। कोई बात नहीं, मैं वैसे बता देता हूँ आप लोगों को। तो सर ये कौन सी केसेस में सल्फेट प्लस सल्फाइड बनेगा और कौन से में SO2 प्लस S? मतलब समझा नहीं मैं। नहीं, ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं कह सकते। अगर तुम ज्यादातर केसेस में देखोगे तो +4, 0 प्रिवेल करता है, क्योंकि +6 -2 की काफी कम होती है पॉसिबिलिटीज। ऑक्सीडेशन स्टेट में काफी एक्सट्रीम एंड पे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ज्यादातर केस में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस +4 एंड 0 ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि +6 -2 नहीं मिल सकता है। हाँ, अब आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये तो हो गया इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट। अब अगर कंफर्मेटरी टेस्ट करना है, एक बार प्रिलिमिनरी टेस्ट अगर आ गया है, देखो इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट वैसे अपने आप में खुद ही काफी स्ट्रांग होता है, क्योंकि अगर केवल सल्फाइड आयन होता है तो बेसिकली पंजेंट स्मेल आती है SO2 की, लेकिन अगर पंजेंट स्मेल के साथ में वाइट टर्बिडिटी आ रही है तो ऐसा एक ही केस हो सकता है एक्चुअली। तो मोरलेस तो यहीं से कंफर्म हो जाता है कि ये तो थायोसल्फेट ही है। ऐसा और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है कि पंजेंट स्मेल भी आ रही हो गैस की और बेसिकली वाइट टर्बिडिटी भी क्रिएट हो गई हो, राइट? स्टिल इसके बाद में आपको अगर और कंफर्मेटरी टेस्ट करना है तो बहुत सारे टेस्ट हैं बेसिकली। अपना वही सबसे पहले तो वही ले लो, क्या कहते हैं उसको, क्या नाम है यार उसका, वो एक बड़ी फेमस टाइट्रेशन है ना, हाइपोटाइट्रेशन। Na2S2O3 plus I2 गिविंग Na2S4O6 plus NaI। तो I2 वायलेट कलर का होगा ना। आप Na2S2O3 को अगर आप I2 से रिएक्ट करवाते हो तो ये I2 तो वायलेट कलर का है, और लास्ट में फिर ये Na2S4O6 plus NaI जब बनाएगा तो कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हो गया पहला कंफर्मेटरी, राइट? अच्छा, इसके बाद में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कंफर्मेटरी टेस्ट है इसका। आप यही Na2S2O3 लो और AgNO3 से रिएक्शन करवा दो, क्या होगा आप लोगों के हिसाब से बताओ? Ag2S2O3 बनेगा ना, वही ऑन स्टैंडिंग ऑब्लिक हीटिंग, Ag2S ब्लैक नोबल मेटल है ना, Ag2S ब्लैक PPT के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि बेसिकली ग्रीन कलर ले लेता हूं मैं, ये वाला जो सेगमेंट है ना, दिस इज नोन एज मेटाल ट्रेसिस रिएक्शन।
मेटाल ट्रेसिस रिएक्शन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जब एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली इसको लैब में करोगे ना, बहुत सारे मल्टीपल कलर चेंजेस दिखाई देना शुरू होंगे आपको। सबसे पहले ये वाला, जैसे ही ये Ag2S2O3 बनेगा ना, ये आपको येलो दिखाई देगा। और यहाँ तक आओगे ना तो ब्लैक ये सीधा नहीं आता है, पहले येलो होगा, फिर धीरे धीरे येलो कलर ऑरेंज में कन्वर्ट होना शुरू होगा। स्टैंडिंग ऑब्लिक हीटिंग पे है ना, फिर ऑरेंज कलर धीरे धीरे ब्राउन कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, और फिर फाइनली ब्लैक के अंदर आएगा। तो मल्टीपल कलर चेंजेस दिखाई देंगे इस एक्सपेरिमेंट में आप, क्योंकि वो सीधा येलो से ब्लैक में आ रहा है। एक्सट्रीम लाइट कलर से एक्सट्रीम डार्क कलर के अंदर कन्वर्जन है उसका, राइट। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सडन नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडिंग ऑब्लिक वेरी लाइट वार्मिंग के ऊपर ही ये वाला चेंज इमीडिएटली पॉसिबल हो जाएगा, राइट। इसके अलावा तो और बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे Na2S2O3 है, Na2S2O3 को आप लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करवा दो। लेड नाइट्रेट क्यों लिया है? क्योंकि सॉल्युबल सॉल्ट है, सारे नाइट्रेट सॉल्युबल होता है, राइट। तो क्या बनेगा? PbS2O3 बनेगा लास्ट में, मतलब फाइनल आउटकम लिख रहा हूँ, PbS ब्लैक बन जाएगा। लेड सल्फाइड सारे जितने सल्फाइड है अभी वो बताया तो था चार्ट में, ब्लैक होता है एक दो को छोड़ करके, राइट। तो अब इस टाइप के, मतलब एक बार आपको पता चल गया है तब तो इस टाइप के बहुत सारे कंफर्मेटरी टेस्ट मिल जाएंगे करके। अच्छा मेरे को ये बताओ, जैसे अब लेड सल्फाइड बना है, इसके साथ में और क्या बनेगा प्रोडक्ट में? कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। सल्फेट का सॉल्ट बनेगा, या तो लेड सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड, +6 - 2 है ना, राइट। हाँ, एक और काम का टेस्ट होगा इसका कंफर्मेटरी में, ये होगा कि आप थायोसाइनाइड ऐड कर दो। थायोसाइनाइड भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो तो बन जाएगा, आप साइनाइड ही ऐड कर दो, सिंपल, वो तो क्रिएट हो जाएगा। आप सीधे सीधे Cn- ऐड करो यहाँ पे, तो Cn- ऐड करोगे तो यहाँ से बनेगा SO3 2- और प्लस SCN। SCN- में सल्फर, देखो ये +4 में है। अच्छा SCN- में क्या होगी? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? चलो वो तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे SO3 2- या SO4 2- दो में से एक चीज बनी जाएगी, अग्रीड। तो कुल मिला के हमारे काम की चीज ये है कि बेसिकली SCN- यहाँ पे बनेगा। SCN- अगर कहीं पे भी बन जाता है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, तुरंत Fe3+ को ऐड कर दिया जाता है एसिडिक सॉल्यूशन के साथ में, क्योंकि ये एक काफी फेमस प्रेसिपिटेट होता है। FeCN होल थ्राइस रेड ब्लड कलर आता है, मतलब रेड ब्लड कलर मतलब बहुत डार्क रेड कलर आ जाता है, तो इमीडिएट डिटेक्शन होता है, बहुत सारी जगह काम में आएगा। तो काम की बात ये थी कि मैंने साइनाइड इसलिए ऐड किया था क्योंकि मुझे पता था कि SCN- तो मिल ही जाएगा, राइट ना। वैसे यहाँ पे SO3 2- नहीं बनना चाहिए, क्योंकि क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, एक मिनट देख लें। मान लो अगर सल्फर पे सपोज नेगेटिव चार्ज है, कार्बन है और नाइट्रोजन है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड आएगा और एक है सिंगल बॉन्ड, और हाँ ठीक है, वो एक मिनट एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन के ऊपर है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अच्छा ठीक है, मतलब उसने ये मतलब वही है, पूछा जा सकता है इसने जो ये जो बनाया है ना, बेसिकली ये इसने नीचे वाले के हिसाब से बनाया है, क्योंकि अगर ऊपर वाला कंसीडर करता ना मैं, तो मुझे सल्फेट बनाना पड़ता साथ में। देखो नीचे वाले के अंदर इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि कार्बन सल्फर आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो इस डबल बॉन्ड की वजह से इसको कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन अगर इसके जस्ट ऊपर वाला मैं ले लूंगा ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मतलब इसके हिसाब से नहीं कंसीडर किया उसने, SCN- ये वाला कंसीडर किया हुआ है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया, राइट। हाँ, बल्कि ऊपर वाला मैं कंसीडर कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले के हिसाब से तो हाँ मतलब ये बनेगा ही नहीं, ये वाला पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सल्फर -1 में आएगा, तो सल्फर -1 में स्प्लिट तो मेरे लिए किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है इस केस में। ये तो -1 में है ना, यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं बेसिकली इसको। अच्छा, और हाँ यहाँ से तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है बेसिकली इसको, और -1 चार्ज खुद ही लेकर के बैठा हुआ है, अग्रीड। हाँ, तो
बस HCl में तो साइनाइड आयन मैंने इसलिए अटैच कर दिया था क्योंकि मुझे पता था कि एट द एंड ऑफ द डे HCl माइनस तो मिल ही जाएगा और HCl माइनस मिलते ही तो इमीडिएट रेड ब्लड कलर मिल जाएगा। मुझे बहुत ही अच्छा टेस्ट है क्योंकि लैब में जब आप टेस्टिंग करते हो तो आपके पास बहुत कम टेस्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ही सेफ होते हैं और मतलब सेफ इन दैट सेंस कि जिसके अंदर इफ एंड बट्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं क्योंकि वो कलर वलर जो अपन लिखते हैं वो सब ठीक है, वो कलर दिखाई नहीं देते लैब के अंदर। वो एक छोटे से अमाउंट की वजह से वो अचानक बीच में मतलब ऐसी स्टेजेस आती हैं कि आकर के गायब हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता, एक्चुअली विजुअलाइज नहीं हो पाता है। तो ये अपने आप में काफी अच्छा टेस्ट होता है कि रेड ब्लड कलर आ जाता है तुरंत। क्लियर? ठीक है, अब बेसिकली वापस आ जाओ इधर, इसको देख लेते हैं सल्फाइड आयन को। सल्फाइड आयन में यार ये तो बड़ा सिंपल सा है, देखो PbS मतलब सल्फाइड आयन से H2S गैस तो बनी गई तो रोटन एक्स की स्मेल आ गई, कंफर्मेटरी करना स्टार्ट किया तो CDS, इनके सारे PPT आते जाएंगे। और देखो PbS कौन सा PPT था, ब्लैक, CDS येलो, एक दो ही सल्फाइड है ना जो ब्लैक की कैटेगरी में नहीं आता है, उनमें से एक कैडमियम सल्फाइड है, ऊपर वाला तो क्या ब्लैक है ही। अच्छा, उसके बाद Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव को डालने का क्या फायदा हुआ, क्या बनेगा, क्या बनेगा? हो जाएगा। हाँ जी, क्या हो जाएगा? Cr रिड्यूस हो जाएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो ग्रीन वगैरह। Cr रिड्यूस हो जाएगा तो उसका कलर मतलब बनेगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले तो ये तो समझ में आए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, सीधे सीधे सल्फर की टर्बिडिटी दे देगा ना। हाँ, ऑक्सीडेशन करेगा और सल्फर की टर्बिडिटी देगा, राइट। और बाकी साथ में तो जो बनाएगा वो क्रोमियम सल्फेट बना वगैरह बना देगा, Cr2SO4 all thrice, राइट। तो ये Cr2SO4 all thrice कलर्ड नहीं है, ये कहां से कलर्ड हो गया, ये तो हमेशा ही कलरलेस होता है। क्लियर? तो फिर वो सिर्फ सल्फेट ही इसका कलर ग्रीन कलर होता है। सल्फेट का नहीं होता, क्रोमियम के होता है ग्रीन कलर। हमने जो क्रोमियम सल्फेट लिखा था उसका हमने ग्रीन लिखा था ना कलर। हाँ, तो क्रोमियम की वजह से है वो ग्रीन कलर, सल्फेट की वजह से नहीं है, Cr3+ की वजह से नहीं। तो ये तो अच्छा, मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन। ये तो कॉलॉइडल टर्बिडिटी होती है ना, इसके ये कलर भी अगर आएगा तो भी ग्रीन कलर की वजह से हाइड आउट थोड़ी होगी, कॉलॉइडल टर्बिडिटी है। तो ये तो अलग से साफ साफ दिखाई देगी आपको, राइट। उसके ग्रीन की वजह से ये हाइड आउट, वो ग्रीन सॉल्यूशन का कलर होगा, राइट। अच्छा, बीच वाली अच्छा, इसके बाद ये Na2 PbOH होल 4, इसका क्या प्रोग्राम है? हाँ, ये सब तो हटा रहा हूँ। ये ना Na2 PbOH होल 4, इसके नीचे वाला ये क्या चीज है? यार यहाँ पे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट नहीं दिया क्या, बड़ी अजीब सी बात है। Na2 PbOH होल 4 तो अगर मैं बता देता हूँ, कोई ऐसी बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं। ये तो बेसिकली ऐसा होता है कि आप सबसे पहले ले लेते हो लेड एसीटेट का है, आप एक्चुअली इसके अंदर ये करते हो, ये वाला जो है ना, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब इसके अंदर है तो बड़ा आसान, कुछ नहीं है। लेड सल्फाइड की ब्लैक PPT आएगा, वो इस वजह से आएगा कि एक्चुअली क्या होता है ना, मैं पूरा बता देता हूँ। इसका पहले तो प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं, आप लेते हो यहाँ पे लेड एसीटेट, और ये जो लेड एसीटेट है इसके अंदर NaOH को ऐड करते हो। तो जैसे ही आप ये ऐड करोगे ना, लेड हाइड्रोक्साइड का एक इनिशियल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। फिर बेसिकली लेड हाइड्रोक्साइड का जो इनिशियल प्रेसिपिटेट है उसके अंदर अगर एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव आप डालते हो ना, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स बनता है PbOH होल 4 नेगेटिव। ये PbOH होल 4 नेगेटिव है आपका Na2 PbOH होल 4, राइट। मूवी मैडम गायब हो गई?
नहीं अच्छा गायब नहीं है? Okay. हाँ, तो इसके अंदर आता है बेसिकली मतलब ये Na2PbO4 इज दिस कॉम्प्लेक्स। अब बेसिकली इसके अंदर फंडा ये है कि आप एक कॉम्प्लेक्स की अगर रिएक्शन करवाते हो ना तो कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल एटम रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है ना। मतलब जैसे ये कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसमें ऐसा होता है कि PbH4 नेगेटिव एज अ यूनिट एक साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम एक साथ रिएक्ट करेगा। डबल सॉल्ट होते हैं जो पूरे आयनाइज हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पूरा इंटरनली आयनाइज नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, लेड अगेन नेटिव मेटल है, कॉपर सिल्वर गोल्ड लेड मरकरी ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आता है ना, तो ये अपने कॉम्प्लेक्स को तोड़ देगा और लेड सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी फॉर्म कर देगा। उतना स्टेबल ही नहीं होता ना उसका कॉम्प्लेक्स, नेटिव स्टेट में जाना चाहता है वो। समझ में आई बात? इसके बाद नेक्स्ट ये MnO4 नेगेटिव ऑब्लिक H+, इससे क्या बनने वाला है? वही सल्फर की वाइट टर्बिडिटी आ जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट की तरह, राइट? तो सर ये डाइक्रोमेट तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना? पोटेशियम परमैंगनेट भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो भी एसिडिक मीडियम में। तो सल्फाइड को ये सिर्फ सल्फर तक ही ऑक्सीडाइज करेगा और आगे नहीं करेगा? कर रहा है ना, क्रोमियम सल्फेट और कैसे बन गया, सल्फर +6 में जा तो रहा है, ठीक है? हाँ, एक्चुअली सुमन मैम सही कहती हैं, वो कहती हैं कि सर ये आपके जो लेक्चर होते हैं ना, इसको कोई अगर बिना पढ़ाई किए हुए देखता है तो किसी को कुछ समझ में तो आता नहीं है, क्योंकि आधी चीजें तो मैं खा जाता हूँ। फिर आदमी जब पूछता है कि ये भी तो था, तो मैं कहता हूँ कि ये तो यार था, एक्चुअली मुझे लगा कि तुम्हें आता होगा, ये तो नहीं। सुमन मैम को कहता हूँ आप एम लर्निंग के वीडियोस क्यों बताते हो बच्चों को? मैम कहती है उसमें से कम कुछ समझ में तो आता है सर। बात तो वैसे सही है उनकी, नहीं? हाँ, तो इसके बाद क्या है, I2/I3 नेगेटिव, I2/I3 नेगेटिव, ये क्या चाहता है बेसिकली? हाँ, तो I2/I3 नेगेटिव से मतलब ये कोई बहुत अच्छा टेस्ट नहीं होगा, वायलेट ब्राउन है, वो कलर की वजह से दे दिया है। अब वही है, सल्फर की टर्बिडिटी आएगी, ऑक्सीडेशन ही कर, देखो सल्फाइड आयन है, रिडक्शन तो हो ही नहीं सकता है। दूसरी चीज बेसिकली आप ये सारी बुक्स में लिख देते हैं, एक तो I3 नेगेटिव का तो अपने आप में यहाँ पे कोई मीनिंग ही नहीं है यार। I3 नेगेटिव क्या होता है पहले इस बात को समझो, ये होता है I3 नेगेटिव, वो जो करना चाह रहा है वो तो बता देता हूँ। कभी भी I3 नेगेटिव अगर आप लिखते हो ना, तो आप I3 नेगेटिव इसलिए लिखते हो कि I3 नेगेटिव इज I2+I नेगेटिव। और अब अगर आप मुझसे पूछोगे, आप कहोगे कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग नेचर में ये तो बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यस प्रिंसिपली एग्रीड, बट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आ गया होगा तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ? अरे यार सबसे लास्ट में होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसकी कोई ऑक्सीडाइजिंग पावर होती थोड़ी है। तो I3 नेगेटिव यूज कर लेता है कि ठीक है इसके रिड्यूसिंग पावर को यूज करने के लिए, लेकिन वो H2S के टाइम पे डालने का अपने आप में कोई मीनिंग थोड़ी है। किसको रिड्यूस करोगे, सल्फाइड आयन है बेचारा ऑलरेडी, अब और क्या रिड्यूस करने वाले हैं उसको, राइट? तो एक्चुअली यहाँ पे वो ये ले रहा है कि I2 से ऑक्सीडाइज कर दिया और सल्फर की टर्बिडिटी बना दी, तो वो तो मतलब कोई बहुत एफिशिएंसी नहीं होगी रिएक्शन की, लेकिन ठीक है वो कलर के बेस पे कह रहा है कि I2 का वॉयलेट कलर होगा, वॉयलेट इज हाईली विजिबल कलर, और सल्फर की थोड़ी बहुत टर्बिडिटी बन जाएगी, तो एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक रिएक्शन हो जाएगी। कलर्स के इंटेंसिटी की वजह से ले लिया है उसने, और कोई रीजन नहीं है, राइट? तो फिर हमने ये I3 नेगेटिव लिखा ही क्यों? हाँ, नहीं लिखना चाहिए ना, वो तो ऑब्वियसली गलत लिखा हुआ है, ये सारी किताबों में ऐसी मिसप्रिंट है। दूसरा बेसिकली सल्फाइड आयन को यहीं पे AgNO3 से रिएक्ट करवा दो, सल्फाइड आयन को सीधे AgNO3 से रिएक्ट करवा दो। हेलो, क्या हुआ? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, सीधे सीधे आप ये कर सकते हो कि Ag प्लस AgNO3 सॉल्यूशन को यहाँ पे रिएक्ट करवा दो, Ag2S का ब्लैक पीपीटी सीधे ही बन जाएगा। दैट इज अनदर पॉसिबल कंफर्मेटरी टेस्ट। राइट, तो ये सारे के सारे इसके कंफर्मेटरी टेस्ट है, लेकिन वैसे एक और बड़ा ही काम का कंफर्मेटरी टेस्ट है, वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैंने शायद लिखा नहीं है, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट इज नोन एज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट।
अब ये जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट है, इसकी कहानी कुछ इस तरीके की है। कंफर्मेटरी टेस्ट बता रहा हूँ, प्रिलिमिनरी टेस्ट तो हो ही गया, H2S गैस आ गई, इवॉल्व हो गई। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट में जो Na2S होगा, सोडा एक्सट्रैक्ट होगा। सल्फाइड आयन है तो हमेशा Na2S लिखते हैं क्योंकि सोडा एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं, राइट? हाँ, तो ये जो Na2S होगा बेसिकली इसकी रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या होता है भाई? Na2Fe CN5NO, ये होता है बेसिकली सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। समझ आई बात? प्रोडक्ट क्या बनेगा? Na2FeCN5NOS। हाँ, तो बेसिकली इसका फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है? एज इट इज जैसे आपने बनाया, इसके अंदर बस सल्फर को ऐड कर दिया और कुछ भी नहीं किया। मतलब बेसिकली यहीं पे आपने ये किया है आपने, राइट? ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है इंपॉर्टेंट? ये इज इट अ रेडॉक्स रिएक्शन और इट इज अ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन? क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 1। देखो, पता नहीं है, Fe की भी ऑक्सीडेशन चेंज हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट्स? पहले तो यही बता दो, थोड़ा इजियर लेवल पे चलता है, फिर थोड़ा हायर लेवल पे जाएंगे। +1। देखो, इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर तो +-2 चार्ज है ही, -2 है ना? वो तो साफ साफ दिखाई दे ही रहा है। इसके ऊपर अगर -2 है, अंदर यहाँ पे -5 है, तो मुझे टोटल +3 चाहिए। तो टोटल +3 मेरे पास दो तरीके से हो सकता है, +2 +1 +3 0, राइट? द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा नहीं है तो इसलिए पूरा नहीं समझ में आएगा, समझा तो मैं देता हूँ। इसने मतलब इस पूरी रिएक्शन में ये ऊपर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्सेप्टेबल होती है, नीचे वाली नहीं होती, विच इज एक्चुअली रियली वेरी सरप्राइजिंग। क्योंकि कभी भी अगर लिगेंड की बात कर रहे हो, सी NO इज अ लिगेंड ओवर हियर, राइट? नाउ इफ NO इज अ लिगेंड ओवर हियर, आपके पास तीन तरह के लिगेंड होते हैं, एनायंस, न्यूट्रल और कैटायन। एनायंस आर मोस्ट प्रेफर्ड, देन न्यूट्रल एंड देन कैटायन। किसी के ऊपर खुद पे ही पॉजिटिव चार्ज है तो वो बेचारा डोनर, लिगेंड इज अ डोनर। Now, in spite of the option available for +3, 0, still we go ahead with +2 +1. समझ में आई बातचीत? हाँ, which is really very surprising। होता ये है बेसिकली। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं बता देता हूँ बेसिकली कि ऐसा क्यों होता है। इसके बाद आप यहाँ पे आओगे ना, देखो ये एज इट इज +2 था, इस पे टोटल कितना बचा? -2। इसके ऊपर टोटल के ऊपर अगर -2 अवेलेबल है तो बात बड़ी सिंपल सी है कि होल ऑफ दिस इज -2। तो अंदर वही भाई था, यहाँ ये एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। आयरन एज इट इज +2 को रिटेन करता है और ये टोटल +1 को रिटेन करता है। और ये पूछा हुआ है बेसिकली जेई में काफी पहले, सल्फर यहाँ पे -2 में होता है एज इट इज, जो कि पहले भी -2 में ही हुआ करता था यहाँ पे। और जो NO वाला पार्ट है वो एज इट इज +1 को रिटेन कर रहा है। तो ये तो -1, सॉरी, तो मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है भाई, मैं देख रहा था कि ये क्या हो गया।
ये एक्चुअली मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया है, यहाँ पे Na4 आता है यहाँ। वही मैं सोच रहा था कि ये अचानक क्या हो गया। Na4 FeCN5NOS होता है जो प्रोडक्ट। अरे ये दो सोडियम कहाँ गायब हो जाएंगे, कंबाइंड ही तो हो रहा है। अभी ठीक है ना, राइट? तो ये एक्चुअली -1 हो गया। सही है ना? टोटल -4 आना चाहिए ना? अग्रीड? हाँ। ये तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी। तो बेसिकली ये वाला जो है दिस इज, ये वॉयलेट कलर का होता है इस साइड में, कंफर्मेटरी टेस्ट है बेसिकली ये इसका, पर्पल ऑब्लिक वॉयलेट। ये जो पूरी साइड है ये तो कलरलेस होती है। अब बेसिकली इसके अंदर यार ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का भी तो एक कलर सा होता है ना वॉयलेट सॉर्ट्स में। इसका होता है, प्रोडक्ट का होता है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट का नाम है। जो प्रोडक्ट बनता है उसका वॉयलेट ऑब्लिक पर्पल कलर आता है। हमारी लैब में तो जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड रखा रहता है उसका तो खुद का भी थोड़ा वॉयलेट टाइप का कलर है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का कलर नहीं, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेसिकली उसका वॉयलेट ऑब्लिक पर्पल कलर आता है। हाँ, अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे। हाँ, मेन इसके अंदर काम की चीज अब ये है कि वो Fe में ऐसा होता है यार कि तुम Fe2+ लो और Fe3+ लो। अब ये जो मैं बता रहा हूँ अगर तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इनकी जो कॉन्फ़िगरेशंस होती है ना, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? Fe2+ की मेरे ख्याल में जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज, ड्रॉ कर देता हूँ मैं ताकि तुम्हें थोड़ा और क्लैरिटी के साथ समझ में आए। आयरन क्या होता है? D6S2 होता है ना। Iron is D6S2, so Fe2+ is D6 and this is D5, right? तो अब ये जो D6 है इसको अगर मुझे ड्रॉ करना है बेसिकली, हाँ, तो ये किस तरीके से ड्रॉ होगा देखना ध्यान से। मेरे हिसाब से कुछ तो ये इस तरीके से ड्रॉ होना स्टार्ट होगा। थोड़ा बनाया जाए इसको। Fe3+, ये अगर D5 है, या तुम लोगों ने वो सब पढ़ा हुआ है क्या, हाई स्पिन लो स्पिन वगैरह? हाँ। अच्छा, हाई स्पिन लो स्पिन पढ़ा हुआ है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके अंदर एक मिनट रुको, अब मुझे सोचने दो। हाँ, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की अगर यहाँ पे बात करेंगे ना यार, एक काम करता हूँ मैं, और पेपर तो मुझे मिल नहीं रहे। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट एक और जगह भी आता है शायद। यार मुझे वो कंफर्म करना है, किसी तुम लोगों को याद है क्या ये FeCN5 आएगा या FeH2O5 आएगा?
यहाँ पे एक रिएक्शन होती है ना जिसमें FeH2O5 भी आता है, वो भी वही होता है बेसिकली, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट में ही आता है वो। मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली अभी वो। CN ही आता था शायद। एक और होता है जिसमें FeH2O5 भी आता है। चलो मैं नेक्स्ट टाइम पे आपको कंफर्म करके बताता हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर। मतलब मैं जस्ट आपको क्रक्स बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि उसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है ना, अब ये जैसे अपन ने लिखा ना +2 +1 और +3 0, +2 +1 वाला जब केस लेते हैं ना बेसिकली, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स की टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जिस केस में इंक्रीज होती है उसमें टोटल सिस्टम की एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। इस वजह से वहां पे +2 +1 लेते हैं एक्चुअली। मतलब वो मैं कैलकुलेट में वही कर रहा था बेसिकली, अभी मैं वही कैलकुलेट करने वाला था, लेकिन वो मुझे वाटर है या CN है वो याद नहीं आ रहा है अभी। मैं नेक्स्ट टाइम पे बताता हूँ ये चीज आपको। तो सर अगर ये फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ तो फिर तो कलर्ड होना चाहिए। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ तो कलर्ड होना चाहिए, इसकी क्या गारंटी है? उसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। मुझे तो वाटर और इस CN इसलिए कंफर्म करना है क्योंकि एक में लो स्पिन होगा एक में हाई स्पिन होगा, तो उसके हिसाब से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अलग अलग होगी। समझ गया ना? मैं वाटर और CN को इस वजह से कंफर्म करना चाह रहा था, दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव। सर CN ही होता है। नहीं, इसमें तो CN होता है, एक और प्लेस है जहाँ पे वाटर भी होता है, वो मतलब वो सारे पेपर्स मेरे पास नहीं है, इसी में आता है सॉल्ट एनालिसिस में। मैं चाह रहा हूँ वो भी एक साथ ही कंफर्म हो जाए। कल या परसों अपना जब लेक्चर होगा ना उसमें मैं दोनों एक साथ बता देता हूँ। मतलब वो क्रक्स ये है कि उसकी जो CFSE है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी +2 +1 वाले केस में ज्यादा कैलकुलेट होकर के आती है। इस वजह से बेसिक मतलब एक्चुअली 2-3 चीजें हैं इसके अंदर। या तो एक मिनट रुको, मुझे कैलकुलेट करने दो, पेपर पेन चाहिए होगा मेरे को, रुको एक मिनट। डेल्टा की टर्म में तुम लोग एक मिनट CFSE कैलकुलेट करो जरा, हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों में, अगर तुम्हें आता है तो। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है चलो। देखो, दो मेन काम की चीजें हैं इसी में। जैसे अगर कैलकुलेट करेंगे CN माइनस के केस में क्या होगा? CN माइनस क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, राइट? अगर CN माइनस एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो LS कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर LS कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो आयरन 2+ और आयरन 3+, आयरन 2+ D6 कॉन्फ़िगरेशन होता है और आयरन 3+ D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, राइट? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में ये वाला पार्ट होगा T2G6 EG0। जहां पे नहीं समझ में आया आप बोल देना। इसके बाद में ये वाला जो होगा दिस वुड बी T2G3 EG2। ये समझ में आया? ये सेकंड वाला नहीं आया। सेकंड वाला नहीं आया?
1 2 T2G3 Eg2 सेकंड वाला एक मिनट T2G एक मिनट हाँ नहीं T2G3 नहीं आएगा सॉरी T2G आएगा एक मिनट रुको ड्रॉ ही कर देता हूँ मैं वो और भी अच्छा रहेगा। ये तो आ गया होगा इसमें D5 ऐसे बनेगा ना एक्चुअली अंदर इनर पेयरिंग करनी है ना मुझे तो T2G में कितने हो गए बेसिकली ये क्या है T2G ठीक है ना T2G 5 है सीधे सीधे T2G 5 Eg0 तो देख ही रहा है CFSE इसकी ज्यादा हो गई। अब कैलकुलेट क्या करना है इसके अंदर समझ में आ गई होगी आप लोगों को बातचीत भैया एक T2G 6 Eg0 है और दूसरा T2G 5 Eg0 है राइट ना T2G में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो एनर्जी लोअर हो जाती है ना ठीक है इस वजह से होता है। दूसरा भी एक और रीजन है सेकंड ये है बेसिकली जो NO होता है ना NO एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होने की वजह से जब भी आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप कैसे बनाते हो यू ड्रॉ इट लाइक दिस अग्रीड ऐसे ही बनाते हो ना तो इसकी बहुत ही हाई टेंडेंसी होती है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यार इसको लूज कर दिया जाए किसी तरीके से। तो इसकी खुद की पर्सनल टेंडेंसी भी ये है कि यार इसको तो फटाफट लूज करके NO+ बनाओ मतलब दिस इज ऑल अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। एक अकेला सिंगल इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना नहीं चाहता है ना वो इस वजह से भी हमेशा NO+ आपको रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार मिलता जाएगा। क्लियर हो गया चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अच्छा अब यहीं पे बेसिकली अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जैसे सल्फाइड वाला ही मान लो अपन टेस्ट कर रहे हैं और सल्फाइड वाले टेस्ट में सपोज इफ यू लैंड अप इन सम ऑफ दैट नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं सपोज इफ यू लैंड अप इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन की सिनाबार है इसका नाम होता है सिनाबार बेसिकली ओर से जब एक्सट्रैक्ट ओर का नाम है वैसे सिनाबार तो HgS है अगर मरकरी सल्फाइड और दूसरा इसको मरकरी ग्लांस भी कहते हैं जहां पे भी सल्फर आ जाता है उसको सबको ग्लांस यूज करते हैं उसके लिए ऐसे Ag2S सिल्वर ग्लांस होगा HgS मरकरी ग्लांस होगा जनरल नेम्स है इनके। अच्छा अब जैसे HgS आ जाता है ना बेसिकली HgS यार एक और बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है कि ये तो डिसॉल्व ही नहीं होगा फिर क्या करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ देखो इसके अंदर जो अल्टीमेट सॉल्यूशंस होते हैं लास्ट में अगर कुछ नहीं हो रहा है तब तो क्या फिर एक्वा रीजिया तो फाइनल सॉल्यूशन है इसकी पूरी एक ट्रेल है मतलब पहला आप कोशिश करते हो कि भाई डाइल्यूट एसिड से शांति से काम चल जाए वो भी नहीं होता है तो फिर आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को यूज करते हो फिर उससे भी काम नहीं चलता है तो फिर आप बेसिकली वो जिंक ऑब्लिक डाइल्यूट एसिड डाल देते हो जिससे वो मतलब ये जैसे ही आप लेते हो तो इसका मतलब नेसेंट हाइड्रोजन निकलता है यहाँ से राइट और फिर अगर कुछ नहीं हो रहा है तो फिर लास्ट में जाकर के एक्वा रीजिया यूज करते हो। ये सीक्वेंस है इनकी क्लियर मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया ना एक तरीके से बेसिकली कि 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 जबकि 4 और 3 दोनों में नेसेंट हाइड्रोजन ही है इसमें नेसेंट H ही आ रहा है HCl HNO3 का मिक्सचर है ना 1:3 में तो रिएक्ट करके नेसेंट हाइड्रोजन ही तो प्रोड्यूस करते हैं वो। क्लियर हो गया अरे भूवी मैडम फिर नाराज हो गई क्या नहीं अच्छा नहीं दिखाई नहीं दे रही थी ना इसलिए हाँ तो आगे देखा जाए नेक्स्ट कौन सा है भाई अपना चार्ट कहाँ गया अपना चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कितना छोटा सा चार्ट है लेकिन चलता ही जा रहा है शाम से अभी तक NO2- नाइट्राइट आयन
नाइट्राइट आयन की भी कहानी तो बड़ी अच्छी है, वही NO2 गैस, ब्राउन फ्यूम्स, KI ऑब्लिक स्टार्च, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ISC स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स ब्लू, यही बनेगा ना। अग्रीड, नॉट अग्रीड? अरे यस नो थैंक यू तो बताओ। अच्छा परिस्मिता, तुम्हारा छोटा भाई तो काफी मोटिवेट हो जाता होगा कि तुमको देख करके कि रात को 12 बजे तक वो लेक्चर अटेंड करती है, नहीं? कौन सा छोटा भाई? अच्छा छोटा भाई नहीं है, हाँ वो छोटी बहन है ना। नहीं, ये तो काफी अच्छी चीज है। चलो क्या आगे बात करते हैं। हाँ तो NO2 माइनस में एक दो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो जरा अब मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ आप लोगों से। देखिए NO2 माइनस के अंदर, चलो मैं तुम्हें एक ट्रेल देता हूँ, काफी टाइम हो गया एक ट्रेल मैंने दी भी नहीं है। सॉल्व दिस। सोडियम नाइट्रेट लिया, डाइल्यूट एसिड डाला, डाइल्यूट एसिड भी क्या, डाइल्यूट H2SO4 डाला, चलो राइट। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बने A और B, A और B जब बना तो अब B के दो अलग अलग स्ट्रैंड्स आए। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लेसर एक्सटेंट एंड लार्जर एक्सटेंट। वो स्टैंडिंग वाले पार्ट में, मतलब स्टैंडिंग ऑब्लिगेटिंग, दोनों में ही स्टैंडिंग ऑब्लिक हीटिंग है, कोई और कुछ नहीं किया है। मतलब कुछ नहीं मेंशन करते हैं तो उसका मतलब यही होता है स्टैंडिंग ऑब्लिक वेरी लो वार्मिंग। अब इसने हमें दिया हुआ है बेसिकली कि ये जो B है, B इटसेल्फ इज अ पेल ब्लू लिक्विड। ये बता रहा है कि यार ये जो B है ये एक पेल ब्लू लिक्विड है। इसके बाद अब इससे फिर से यहाँ पे C+D बने, D फिर से एक पेल ब्लू लिक्विड है। फिर यहाँ पे E+F+G बने, और ये जो G है, G के बारे में इसने बता दिया ये एक गैस है बट कलरलेस है। और H फिर से एक गैस है। आइडेंटिफाई ऑल। बड़ी देर बाद क्वेश्चन आया, नहीं क्वेश्चन ही नहीं आया था इतनी देर से, बड़ी गड़बड़ हो गई। नहीं बड़ा आसान था क्वेश्चन। पेल ब्लू है ना, देखो मेरे प्रोफाइल फोटो में वो जो टी शर्ट है वो पेल ब्लू कलर की है ना, व्हाइट भी है वैसे। अच्छा भाई ये तो अगर आप लोग सॉल्व करो इन द मीन, वैसे बड़ी छोटी सी चीज है, स्टिल मिस नहीं हो जाए। आप मेरे को ये बताओ कि ये जो NO2 से KI ऑब्लिक स्टार्च जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे जो बना है स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स, मतलब ये स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स एग्जैक्टली क्या चीज है? मतलब ये ध्यान रखना, ये जो ISC ब्लू जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली एक्चुअली होता है
I2 स्टार्च कॉम्प्लेक्स होता है ये ऑलवेज ध्यान रखना आप लोग, स्टार्च हमेशा I2 से रिएक्ट करता है, ये सही है। इसी के नीचे लिख देता हूं मैं I नेगेटिव स्टार्च कॉम्प्लेक्स अगर आप कहोगे ये गलत है, आयोडाइड नहीं रिएक्ट करता है, तो आपको एक्चुअली आयोडीन चाहिए होगा। तो एक्चुअली पता है यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो Ki है ना ये NO2 से रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये इस तरीके दिया जा सकता है। देखो इसी के जस्ट नीचे मैं बता देता हूँ कि सपोज इसी तरह का अगर मान लो मैं आप लोगों को ये दे देता हूँ कि भाई NO2 है आपके पास में और NO2 रिएक्ट्स विद Ki एंड देन सपोज इफ आई से कि मान लो A और B दो प्रोडक्ट्स बने, राइट, और इसके बाद में ये जो B है इसकी स्टार्च से रिएक्शन हुई और ब्लू कलर आ गया, एंड देन इफ आई टेल यू कि आइडेंटिफाई करो इन सारी की सारी चीजों को, क्या क्या आएगा, ए और बी क्या क्या है, बी तो दिख ही रहा है साफ साफ, बी इज एक्चुअली आयोडीन, राइट। तो ये क्या आएगा, दिस इज KNO2। कैसे बना, कैसे पता चला कि ये KNO2 है, मतलब ये जितने भी स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बनेंगे सबके लिए एप्लीकेबल है ये रिएक्शन, इसलिए जनरल रिएक्शन है इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, ये कैसे पता चला कि ये KNO2 है, सिंपल था ना यार, ये -1 से 0 में गया तो ये +4 में था ना तो +3 में चला गया, क्लियर है। हाँ, अब सॉल्व करो ये ऊपर वाला। अच्छा, वो ब्राउन रिंग टेस्ट है, इसके बाद में आ रहा है वो, मतलब वो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में मुझे याद आ रहा था ना, वो ब्राउन रिंग टेस्ट में होता है, वो आयरन के साथ 5H2O। सर पेल ब्लू कौन सा कंपाउंड होता है? पेल ब्लू कौन सा कंपाउंड होता है, इससे ज्यादा इजी और आसान क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मतलब सिंपल सी चीज है यार, सोडियम सल्फेट और HNO2 ही बनने वाले हैं और कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये HNO2 है। और स्टैंडिंग ऑब्लिक वार्मिंग पे ये क्या है, N2O3 है, उसी का एनहाइड्रस फॉर्म है, ये तो वाटर है। बाकी रिमेनिंग तो N2O3 पेल ब्लू लिक्विड है, वाटर साथ में ही है ना सॉल्यूशन में, इवेपोरेट थोड़ी हो गया है। इसके बारे में डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। हाँ, बिकॉज HNO2 काफी अनस्टेबल कंपाउंड है, दिस इज वेरी अनस्टेबल कंपाउंड। इसकी वजह से ये जो होता है ये बेसिकली HNO3 बनेगा, और ये तो NO गैस है क्योंकि एयर के ऑक्सीडेशन से NO2 की ब्राउन फ्यूम्स देने वाला है, तो बीच वाला तो वाटर ही है फिर। अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली, मेरे ख्याल में या तो जेई में आया हुआ है पहले या फिर फिटजी के ऑल इंडिया ओपन टेस्ट में आया, इन दोनों में से किसी एक जगह तो आया है। चलो तो आप आगे की स्टोरी को फिर आगे बढ़ाते हैं अपन कल वर्षों में, है ना।
ये वाला जितना भी पार्ट है पूरा अच्छे से स्टडी कर लो तुम लोग। ये जितने भी रिएक्शन मैंने करवाए हैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे रिएक्शन मैं करवा चुका हूँ, रफ कॉपी लो सामने रख लो, जो ब्लैंक शीट्स हैं उनको एक बार बना करके देखो, प्रोडक्ट अपने आप आ जाएंगे। और वो प्रिंट आउट लगा लेना, कलर्स वाला भी चार्ट है ना वो अपने सामने लगा लो। सबसे अच्छा ये होता है वहां से कलर्स देखते जाओ तो अपने आप हो जाएगा। ये बस 1-2 टर्म बाद तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी।